नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है सारण जिले के सारण लोकसभा क्षेत्र के शोभेपुर गांव में। शोभेपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पे आप मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हैं, माही नदी की तस्वीर है। और यही आगे जाकर गंगा नदी के जो मुख्य धारा होती है, मुख्य धारा में जाकर ये नदी समाहित हो जाती है। यहाँ के जो लोग हैं, ये जिस समाज के लोग आते हैं, यहाँ के लोग ज़्यादातर इस नदी से संबंधित जो मामले होते हैं उस पे वो निर्भर होते हैं। जैसे इसकी जो मिट्टी होती है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। कुछ लोग फसल का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। वहीं दूसरे तरफ कुछ लोग जिनके पास किसान नहीं है, वो नाव ही उनके एक जीविकोपार्जन का एक सहारा मात्र नाव बनता है। उसी के सहारे वो अपनी रोजी रोटी कमाने का काम करते हैं और उसी से उनका परिवार घर गृहस्थी चलता है। ऐसे में आज हमारे साथ कुछ भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे और उनकी समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे। आज ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इसके पीछे एक वजह है। और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीरों में जो आप नाव देख रहे हैं, आज ये नाव जो इकट्ठा है, खड़ा पड़ा है, काफ़ी दिनों से बंद है, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण ये है कि जो हमारी जो वर्तमान सरकार है, बिहार में जो सरकार है, उस सरकार की दमनकारी नीति का ये लोग शिकार बने हैं। और ऐसे में इस गरीब के पेट पे जो लात मारा है, लात मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है, वो सरकार है। हम जानेंगे आज जो इनका नाव बंद है, क्यों नाव बंद है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार सहने हुआ जी। हमारा व्यवसाय नाव से संबंधित बालू खनन करना और इसी से मेरा सारे जीविका निर्धारित करता था। जी। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव में आए और हमसे जुड़े हुए हमारे समस्याओं को सरकार के बीच रखेंगे ये अपने यूट्यूब के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोगों की स्थिति आ गई है भूखमरी की, वह बहुत गंभीर है। आए दिन जो हम लोग की समस्या थी, सरकार इस पर पहल नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि हमारे जो मुख्य धारा में लोग हैं इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और ना सरकार के पास इसको समझा रहे हैं। समस्या हम लोग को बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब होते जा रहा है। आज हमारे पास हमारे जमात करमात और हमारे समाज के जो स्वरोजगार के से नामित है, नाव चलाना, बालू खनन करना, मछली मारना, यह सब बाधित हो रहा है सरकार की नीति के माध्यम से। आज हमारे जमात समाज के लोग करोड़ों रुपया खर्च करके नाव बनवाए, रजिस्ट्रेशन भी करवाए सरकार के माध्यम और सरकार की नीति के हिसाब से हम लोगों के नाव का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन आज खनन नहीं हो पा रहा है। खनन नहीं होने के कारण है कि ठीक है 3 महीना पूरे भारत में बंद होता है एनजीटीपी के माध्यम से, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, उसके बाद भी खनन नहीं हो पा रहा है। 9 महीना खनन होना चाहिए, यह नहीं हो पा रहा है। या तो कहीं न कहीं सरकार हमसे दगाबाजी कर रहा है, चाहे हम लोग को शोषण करने का उपाय कर रही है। राकेश जी, कहना चाह रहे हैं कि जिस हम लोग दुख की अवस्था में आपसे अपना बयां कर रहे, अपनी बातों को रख रहे हैं, बहुत गंभीर है जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे आता है कि एक नाव पे लगभग कितने लोग का माने भरण पोषण होता है? एक नाव से जुड़े हुए कितने लोग होते हैं? मजदूर कितने होते हैं उस पे? एक नाव पे लगभग 20 से 25 मजदूर होते हैं और इससे 20-25 परिवार के जीविका चलता है। उससे नाव मालिकों का भी जीविका चलता है, इससे सरकार का राजस्व भी जाता है चालान के माध्यम से। यह सब चीज़ जुड़ा हुआ है, लेकिन आज हम लोग को बाइकआउट नाव से ही किया गया है। मतलब ये एक जाति के वजह से कि आप मलाह जाति के लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको दरकिनार कर दिया जाए, क्या ऐसी? जी जी, बात यही सत्य है। नाव पर जो भी लोग कमाने वाले हैं मलाह ही कहलाते हैं और मलाह जाति के ही लगभग होते हैं। वो अपना मुख्य व्यवसाय नाव पर ही काम करना समझते हैं, यही बात है। और सरकार हम लोगों के पर ध्यान नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, ये दिलीप जी है, हम और लोगों से मिलवाएंगे, हम बात करवाएंगे, क्योंकि समस्या काफ़ी गंभीर है और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है, 2024 का चुनाव है, उस पर भी पर्दा दिखेगा और 25 के चुनाव पे भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम राजा सहनी हुआ। क्या करते हैं राजा सहनी जी? ये नाव वाला कारोबार करते हैं। अच्छा, कितना कमा लेते थे पहले?
500-1000 रुपया हो जाता था। रोज का? हाँ, हर मजदूरा का हर मजदूरा का 500-1000 रुपया हो जाता हो था। जाता था। ये जब से सरकार ने बालू को बंद किया है तब से कितनी समस्याएं हो रही है, पारिवारिक क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? बहुत गंभीर हालत हम लोग का खराब है, मजदूरा क्लास का बहुत हालत खराब है। सरकार जब हम लोग का नहीं अथी करेगा तब जो हमको अथी सहारा देगा उसी को हम वोट देंगे। हाँ, ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। ऐसा सरकार नहीं नहीं चाहिए। हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे बात करेंगे। एक नाव बनाने में कितनी कीमत होती है तकरीबन? एक नाव बनाने में कम से कम 20 लाख रुपया लगता है। 20 लाख रुपये। अच्छा, अगर नाव चलते रहता, काम होते रहता, तो ये 20 लाख रुपया कितने दिनों में कमा लेते हैं? 2 साल लगता है सजाने में। 5 साल 20 लाख रुपया। हाँ, तो 20 लाख रुपया कमाने में तो लगभग करेगा ना टाइम। हाँ। अब बाकी इसे 20 लाख लगता है तो इसमें तो 40 आदमी निमन से चलता है ना। काम करता है। हाँ? 40 परिवार का, एक नाव से 40 परिवार का भरण पोषण होता है। सरकार 5 लाख रुपया के गारंटी लिए कि हम किस्ती मतलब महिला सबको देते हैं। हाँ। महिला सबको पैसा भरेगा कि पुरुष भरेगा? हाँ, किस्ती हम लोग का भरने का होता है। किस्ती वाला आके दूरा पर बैंक गाड़ी वाड़ी देता है। ये सब सरकार को नहीं सोचना चाहिए। हाँ, हम लोग कहाँ से देंगे? पैसा नहीं हो कमाएंगे नहीं तो कहाँ से देंगे? ये नाव की जो समस्या है, एक सवाल यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा कि बिहार में जब लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने 2 टैक्स को फ्री किया था, जिसमें एक जल कर था कि मलाह मछली मार सकते हैं बगैर टैक्स के, और दूसरा जो पासवान जाति के लोग, पासी जाति के लोग जो तारी चढ़ते थे, तारी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, पहले उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था। तो लालू यादव ने वो 2 टैक्स को फ्री किया, हटा दिए थे ना। लालू यादव तो हम ठीक थे। हाँ, लालू यादव ने उस टैक्स को हटा दिया था। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, बिहार में जो सरकार कहती है कि बिहार में बहार है फिर भी नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है फिर भी नीतीश कुमार है, उन नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करके समाज के जो पासवान जाति के लोग थे, जो पासी जाति के लोग थे, उन लोगों के पेट पर लात मारने का काम किया, और बालू बंद करके जो मल्लाह समाज के लोग थे, जो बालू छान करके बेचने का काम करते थे, उनके पेट पर भी लात मारने का काम किया है। तो ऐसे में अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी सरकार ये लोग फिर चाहते हैं? क्या चाहते हैं? नहीं, हम भी नावे से जुड़े हैं। राम इकबाल सानी मेरा नाम हुआ। क्या ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके रोजी रोटी पे लात मारे? जी, ऐसी सरकार हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहबे नहीं करेंगे कि फिर ऐसे सरकार आए। फिर कैसी सरकार चाहिए आपको? जो हम लोग का रोजी रोजगार देगा वैसे सरकार चाहिए। जैसे एक बार तो लालू यादव ने टैक्स फ्री कर दिया था, जल कर और जो तार पे जो होता है टैक्स, उसको फ्री कर दिया तो था। हम लोग कमाते थे ना, फ्री किया तो हम लोग कमाते थे, अपना बाल बच्चा के खिलाते थे, परिवार का भरण पोषण करते जी। थे। लेकिन ये सरकार तो बंदिश पे बंदिश लगाते जा रही है। भुखमरी धर रहा है हम लोग का। आइए इधर। 1994 में लालू यादव ने शिक्षक की बहाली की थी बीपीएससी के माध्यम से, और बाद में अभी जा कर के 17 महीनों के कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने सरकारी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की है। कहाँ 94, कहाँ ये 2023-24 मान लीजिए। इससे पहले किसी भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि बिहार में सरकारी मास्टर की भी बहाली हो। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि तेजस्वी एक बार बिहार में आना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी सरकार के माध्यम से ये 2 लाख का बहाली जो हुआ है, जो 10 शिक्षकों का 10 लाख का वो मतलब ऐलान किए थे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जिसमें मात्र 17 महीना सरकार में थे, 17 महीना में 2 लाख को दिए। अगर वो रहते तो 10 लाख पूरा कर देते अपना मतलब ये मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करते हैं और मौका मिलनी चाहिए, उनको मौका मिलनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव का चुनाव 2025 में, लेकिन 24 में क्या करेंगे? नाव वाले के साथ रहिएगा जिन्होंने आपके रोजी रोटी पे लात मारा है, या फिर उनका बहिष्कार कीजिएगा? जो रोजी रोटी के साथ में जो रहेगा उसी का हम साथ रहेंगे, और जो नहीं रहेगा उसका बहिष्कार करेंगे। एक मिनट। हाँ जी, बोला जाए।
हम ट्रैक्टर ऑनर भी हैं। अच्छा। सरकार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और परमिट मिलता है 1 फीट का, और 1 फीट में जहाँ बालू खनन होता है वहाँ पे 1600 रुपया का रसीद दिया जाता है और 3500 रुपया लिया जाता है। और जब स्लिप कटाने जाइएगा तो 200 रुपया वहाँ भी एक्स्ट्रा खर्च है, और रास्ते में हर पुलिस वाले को 200 रुपया देकर आना पड़ता है। और गाड़ी का तेल खर्चा और ड्राइवर खर्चा जोड़िए तो 1 फीट बालू का खर्चा पड़ जा रहा है आपको 8,500 रुपया। और यहाँ बताइए, यहाँ का मार्केट में अगर 10,000 रुपया बालू बेचा जाए तब ना ट्रैक्टर वाले को 100,500 बचेगा। तो यह तो महंगाई की ओर चला जाएगा। लेकिन जो 1600 रुपया अगर आता तो 5,000 से 6,000 रुपये में बालू बिक जाता, तो वहीं पर हम लोग को जो बेनिफिट हो रहा है वो तो चलाने वाला ही ले ला रहा है। तो इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि आप तू पटना में से खनन लेकर आते हो, पटना में जाकर कंप्लेन करो। हम कई बार खनन पदाधिकारी से भी बात की इस मुद्दे पर, मेरा 2-3 बार गाड़ी पकड़ा गया 1.5 फीट लोडिंग में। अब बताइए, ट्रैक्टर आ रहा है तो 1.5 फीट और 1 फीट कोई तो वहाँ से तोल कर ला नहीं रहा है, और 50 मन बढ़ गया तो 1.5 फीट में 46,300 रुपया का जुर्माना दीजिए, खनन को दीजिए, DTO को दीजिए, यातायात वाले को दीजिए। यह सब पर सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। अगर 1 फीट बालू लाया जाए तो गाड़ी वाला तो ये समझिए कि चला जाएगा वैसे ही। माने बालू और दारू के खेला में इस बार सरकार रहेगी या जाएगी? बिल्कुल जाएगी। सरकार को तो कोई रोकने वाला नहीं है बिहार में। जो लोग कहते हैं 400 के पार, वो 200 के नीचे रह जाएंगे। 400 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया वो लोग। हाँ, तकनीक के माध्यम से भले 400 पार कर जाए, लेकिन वोटिंग जेन्युइन लोगों के विचार से नहीं 400 पार कर सकते हैं। अच्छा, ये कहने में एक बात ये भी सामने आ रहा है बात कि जो नीतीश कुमार बार बार पाला बदलते हैं, पलटू चाचा के नाम से लोग उनको जानने लगे हैं, तो उनके भाजपा में जाने से भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान होगा? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार का वोट औसत कितना है, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा? अरे वो खाली एक माहौल बनाना चाहते हैं कि मैं उनके साथ आया हूँ, इससे लोग दबे कुचले लोग जो है नीतीश कुमार को मसीहा मानता है, आरक्षण पंचायत चुनाव में दिया है, इसका लाभ मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब हम लोगों में भी पढ़ा लिखा इंसान हो चुका है, हर चीज़ को समझता है, इसलिए उल्टी पलटी मारने से कुछ नहीं होगा। इस बार लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इसमें आरजेडी बिहार में आगे रहेगी। मतलब बालू और दारू का जिन्होंने ये खेल खेला है उनके साथ भी खेल होगा। अभी सम्राट चौधरी बोलते हैं कि बालू माफिया को, जानते हैं माफिया किससे बनाया जाता है? उस मजदूर को देखिए जो नाव पर जाते हैं, नंगे उघाड़े कड़ाके ठंड में और तपती धूप में जाते हैं, और उस स्थिति को देखा जाए, वीडियो दिखलाएंगे हम उसका, कि वैसे लोगों को माफिया बोला जाता है, बालू माफिया बोला जाता है। जी बिल्कुल, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभी हम शोभेपुर गांव में हैं, और शोभेपुर गांव की ये समस्या है। ये समस्या शोभेपुर जैसे सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि ऐसे कितने गांव की समस्या है जो नदी किनारे बसे हुए हैं। जो भी गांव नदी के किनारे क्षेत्र से बसे हुए गांव है, वहां पे सभी जगहों पे इसी तरह से नाव लगे हुए, दरवाजे के सामने लोगों का नाव लगा हुआ आप देख पाएंगे। बहरहाल देखना ये है कि बालू और दारू के खेला में जिन लोगों ने गरीब जनता के पेट पर लात मारने का काम किया है, इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि वैसे सरकार को वो लोग भी बालू और दारू की तरह ही लात मारेंगे। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।